हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, यानी मानव स्वास्थ्य और उसके रोग। तो इस चैप्टर में आपको बहुत सारे अलग अलग कॉमन डिजीजेस के बारे में बताया गया, तो हम उसी चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की ओर। बच्चों, क्लास 12th का चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये चैप्टर में मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर में आपको स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य से आपका क्या मतलब है। स्वास्थ्य जो है बच्चों, स्वास्थ्य को हम पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। स्वास्थ्य जो है वो आपका, जब लोग स्वस्थ होते हैं तो इससे कार्यकुशलता बढ़ती है और इससे हमारी उत्पादकता बढ़ती है। मतलब क्या होता है, जैसे हम ज्यादा स्वस्थ जब होते हैं तो हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, हम काम अपना अच्छी तरह से कर पाते हैं। और हम अगर कम काम कर रहे थे तो जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम काम भी थोड़ा सा परफेक्शन के साथ भी करते हैं और ज्यादा काम भी कर पाते हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य जो है व्यक्ति को लंबी उम्र देता है और शिशु और मातृ मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता जिसे हम पर्सनल हाइजीन, बैलेंस्ड डाइट इत्यादि, और नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये इन कुछ चीजें हैं। जैसे आपका योगा है, प्राणायाम है, बैलेंस्ड डाइट है, पर्सनल हाइजीन है और पब्लिक हाइजीन, ये सब चीजें मेंटेन करके अच्छा स्वास्थ्य जो है वो बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य प्रभावित होने के कुछ कारक होते हैं। क्या कारक होते हैं? आनुवांशिक विकार, यानी कि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ऐसी कमी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही है तो उससे भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। संक्रमण, यदि किसी प्रकार का हमारे शरीर में किसी भी परजीवी का संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो वो उससे भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आहार, आराम और व्यायाम सहित जीवन शैली जो होती है वो हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है और नशीली दवाओं और शराब के सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा रोगों को संक्रामक और गैर संक्रामक दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है, और ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होते हैं गैर संक्रामक रोग कहलाते हैं। उसके अलावा कैंसर जो है वो एक ऐसा ही गैर संक्रामक रोग है जो मौत का कारण बन सकता है ना। तो सबसे पहला जो रोग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इंसानों में पाए जाने वाले रोग जो हैं वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग परजीवियों के कारण होते हैं, मतलब मनुष्य में बीमारियों का कारण बन सकते हैं। हमने बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के बारे में जानते हैं, हम वायरसेस के बारे में जानते हैं, हम कवक के बारे में जानते हैं, हम प्रोटोजोआ के बारे में जानते हैं, हम कुछ हेलमिंथीज के बारे में जानते हैं। इन ग्रुप्स से संबंधित कुछ जीव होते हैं जो मनुष्यों में बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ऐसे रोग पैदा करने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? रोगजनक या पैथोजन कहा जाता है। जिसमें सबसे पहला बीमारी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइफॉइड। टाइफॉइड जिसे अंतर ज्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसको सबको आप अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे बच्चों। पैथोजन इसका है साल्मोनेला टाइफी, यानी कि साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु जो है वो टाइफॉइड रोग, टाइफॉइड बुखार के कारण है। ठीक है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे छोटी आंत प्रभावित होती है और ये ब्लड के माध्यम से अन्य अंगों में भी जाती है। संचरण की विधि क्या है? भोजन और पानी का संदूषण, यानी कि ये रोग जो है, ये टाइफॉइड बुखार जो है, ये हमें
यदि सैल्मोनेला टाइफी से प्रभावित भोजन या पानी उसको हम ग्रहण करें, उसको हम खाएं, तो हमें ये बीमारी हो जाती है। कौन सी? टाइफॉइड की। ठीक है, आप देख रहे हैं इसके लक्षणों के रूप में कि तेज बुखार आता है, कमजोरी होती है, पेट दर्द होता है क्योंकि पेट आपकी छोटी आंत इस बीमारी में प्रभावित होती है, कब्ज रहता है, कभी कभी सिर दर्द होती है, भूख नहीं लगती है ना। और बहुत सीरियस कंडीशन होने में क्या होता है कि आंतों की वेध से, है ना, आंतों की वेध से क्या हो जाती है? मृत्यु हो सकती है। आंतों की वेध से क्या हो जाती है? मृत्यु हो सकती है। मतलब इसमें परेशानी कहाँ पे होती है? आंतों में छेद हो जाते हैं, और जब इस तरीके की सिचुएशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो उससे मृत्यु तक हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन आने पर ऐसी संभावना होती है। अब सामान्य तौर पर जो आपको लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, उन लक्षणों को देख करके आप नहीं पता लगा सकते हैं कि ये यही बीमारी होगी, है ना, क्योंकि ऐसे लक्षण अलग अलग और भी बहुत बीमारियों में होते हैं। तो हम कैसे तय करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये बैक्टीरियल फीवर है? क्योंकि सामान्य तौर पर जब भी तेज बुखार आता है तो हम लोगों को, सभी को ये लगता है कि वायरल फीवर हो गया है। हर किसी को ये लगता है कि वायरल फीवर हो गया। तो जब वायरल फीवर की हम दवा खाएंगे तो हमें फायदा भी वो नहीं करेगी, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? सबसे पहले चिकित्सीय सलाह की, डॉक्टर के सलाह की जरूरत होती है। और उसके बाद आपको जो भी नेसेसरी टेस्ट्स हैं वो भी करवाने चाहिए। तो टेस्ट में जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको अगर टाइफॉइड की पुष्टि करानी है तो आपको विडाल टेस्ट कराया जाता है। क्या कराया जाता है? विडाल टेस्ट कराया जाता है। क्या? विडाल टेस्ट। ये विडाल टेस्ट जो होता है, विडाल टेस्ट के माध्यम से किसकी पुष्टि हो जाती है? टाइफॉइड की पुष्टि हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को टाइफॉइड फीवर है और उसका कंफर्मेशन चाहिए, है ना, तो विडाल टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, सभी बच्चे ये वाली इंफॉर्मेशन को पहले नोट करेंगे। ये वाली को सभी बच्चे नोट करेंगे, लक्षण, टाइफॉइड के लक्षण और टाइफॉइड का टेस्ट। अब इसमें आपको, इस स्लाइड में आपको दो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। पहला, यदि आपसे पूछा जाए टाइफॉइड बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा हो सकती है ना, टाइफॉइड बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा हो सकती है ना, तो टाइफॉइड बुखार की पुष्टि विडाल टेस्ट के द्वारा हो सकती है। क्लियर है सभी बच्चों को? अब इसमें आपका ये 1 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, और यदि इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि टाइफॉइड बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए किसी टेस्ट का नाम, ऑप्शन नंबर बी फिर किसी टेस्ट का नाम, ऑप्शन नंबर सी में विडाल टेस्ट लिखा हो और ऑप्शन नंबर डी में भी कोई टेस्ट का नाम हो, तो हम विडाल टेस्ट पे टिक मार्क करेंगे और फिर वो आंसर जो है वो सही होगा। तो दो तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है आपका। एक तो 1 वर्ड आंसर की तरह अगर आप करना चाहें तो एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है, और इसी प्रश्न को बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है। तो आपको केवल क्या करना है, आपको सही आंसर पता होना चाहिए। और आप बड़ी क्लास में हैं, 12th क्लास में, तो प्रेजेंट आप अपने आंसर को ऑटोमेटिकली कर लेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों ने आई होप कि ये नोट कर लिया होगा। अपनी तरह से इसमें इम्पोर्टेंट लिख के उस क्वेश्चंस को भी बोल देंगे कि हाँ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आ सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में भी ये आ सकता है। दूसरा रोग है बच्चों निमोनिया। इस निमोनिया को भी सभी बच्चे नोट करेंगे। पैथोजन इसका है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, है ना। ये 2 प्रकार के पैथोजेंस हैं जिनके कारण ये रोग हो सकता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से इन्फ्लुएंजा नाम का रोग होता है और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से निमोनिया नाम का रोग होता है। तो इसमें प्रभावित अंग क्या होते हैं? ऐसे इसमें रोग में क्या होता है कि फेफड़ों के अल्वियोलाई, यानी का जो फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर जो वायु कोश होते हैं,
एयर सैक्स होते हैं जिन्हें हम अल्वियोलाई कहते हैं, उनमें फ्लूइड भर जाता है। उनमें क्या हो जाता है, उनमें फ्लूइड भर जाता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल अल्वियोलाई है और ये कैसा है, ये अल्वियोलाई विद निमोनिया। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा म्यूकस का फॉर्मेशन होने लगता है और वो म्यूकस जो है वो फ्लूइड के रूप में एयर सैक्स में या अल्वियोलाई में भर जाता है ना। तो यहाँ पे आप इस स्क्रीन में देखें, ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम, ये वाला डायग्राम जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पार्ट में आप देखें, इस वाले डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं कि आपका ये लंग है, ये स्वस्थ लंग है जो राइट साइड में दिखाई पड़ रहा है। जो लेफ्ट में है उसमें हाफ में आपको स्वस्थ दिखाई पड़ रहा है और नीचे की तरफ जो है वो थोड़ा सा अफेक्टेड पार्ट है। तो स्वस्थ पार्ट को जब आपने जूम करके देखा तो यहाँ पे एयर सैक्स जो है वो, एयर स्पेसेस जो हैं वो क्लियर हैं और जो अफेक्टेड पार्ट था उसमें आपने देखा तो एयर स्पेसेस जो हैं वो कैसी हैं, फ्लूइड फिल्ड है। इसमें फ्लूइड और पस भर जाता है और क्या होता है, उसके अंदर क्या होती है, ब्लड सेल्स भी मौजूद होती हैं। अब इस बीमारी के संचरण के कारण क्या होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सरे रिपोर्ट। ये क्या है, ये एक्सरे रिपोर्ट है, किसकी, ये एक्सरे रिपोर्ट है। इस एक्सरे रिपोर्ट में आप चेस्ट का एक्सरे देखिए, नीचे की तरफ आपको रिब्स क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं, ऊपर की तरफ दो बहुत मोटे बड़े ब्लैक कलर के पैचेस दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो बड़े बड़े पैचेस होते हैं, जिस हमारा अंग क्लियर नहीं दिखाई पड़ता, ये इन्फेक्टेड पार्ट होता है, ये जो है अफेक्टेड पार्ट होता है। तो संचरण का कारण क्या है कि संक्रमित व्यक्ति द्वारा यदि हवा में छोड़ी गई बूंदें, जैसे हमने छींका तो हमारे मुंह से बहुत सारी बूंदें या हमारी नाक से बहुत सारी बूंदें हवा में चली गई हैं, तो अगर संक्रमित कोई व्यक्ति है तो उसके द्वारा छोड़ी गई बूंदें जो है अपने शरीर में सांस के माध्यम से यदि हम लेते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये रोग बीमारी फैल जाती है ना। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया संचरण का क्या कारण है। संचरण का कारण ये है कि अगर हम कहीं भी छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो उससे हवा में हम इसके इन्फेक्शन वाली बूंदों को छोड़ देते हैं, जो कोई दूसरी व्यक्ति अगर सांस के माध्यम से अपने शरीर में ले लेता है तो वो बीमारी का कारण बन जाता है। लक्षण इसके क्या हैं, बुखार, ठंड लगना, खांसी और सिर दर्द इसके लक्षण हैं। गंभीर मामलों में जब पहले से डॉक्टर से डायग्नोसिस ना कराया जाए, इलाज ना शुरू हो सही समय पे, तो जब मामला गंभीर हो जाता है तो गंभीर मामलों में क्या होता है, उंगलियों के नाखून नीले पड़ने लगते हैं या हल्के काले रंग के भी ये होने लगते हैं। ठीक है। सामान्य जुकाम जो है वो फैलता है, हमें रोगजनक है उसका राइनो वायरस, एक राइनो वायरस है जिसमें प्रभावित अंग क्या है, इसका नाक सहित श्वसन मार्ग है ना। हमारी नाक यानी कि नेसल पैसेज से लेकर रेस्पिरेटरी ट्यूब तक, रेस्पिरेशन वाला पार्ट तक पूरा अंग जो है प्रभावित, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पूरा प्रभावित इसमें होता है। प्रेषण का कारण क्या है, वही संक्रमित व्यक्ति द्वारा हवा में छोड़ी गई बूंदों को सीधा सांसों के माध्यम से शरीर के अंदर लेना। अगर सांसों के माध्यम से इन किसी रोगी द्वारा छोड़ी गई बूंदों को सांसों के माध्यम से हम शरीर के अंदर ले लेते हैं तो हमें भी जुकाम हो जाता है। और ये कंटेजियस डिजीज है, मतलब आपने देखा होगा कि फैमिली में भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जटिल परिस्थितियां नहीं पैदा करती है और सामान्य तौर पे 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, इसलिए हम इसको बहुत हल्के में लेते हैं सभी लोग। लेकिन ये जो है बहुत मोस्ट कंटेजियस डिजीजेज में से एक है। जैसे आप अगर घर में 4 लोग रह रहे हैं और किसी एक को जुकाम है, तो अगर हाइजीन ना मेंटेन की जाए और अगर कुछ नियमों का पालन ना किया जाए तो ये बीमारी फैलना बहुत आसान होता है। पर जब कोविड का प्रकोप था तो उस समय पे हम लोगों ने कुछ न्यू नॉर्मल रूल्स फॉलो करना शुरू किया। न्यू नॉर्मल रूल्स में से पहला रूल था कि हमने पब्लिक प्लेसेस पे मास्क लगाना शुरू किया और किसी बीमार व्यक्ति के सामने जाने से पहले भी मास्क पुट ऑन करना स्टार्ट किया। हमने अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना शुरू किया। हमने अपने हाथों को समय समय पर साबुन से धोना शुरू किया और हम लोगों ने और भी कुछ काम किए। हम लोगों ने
हाइजीन मेंटेन करना शुरू कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट संपर्क में किसी के आ जाते हैं जिनको जुकाम है, तो आपको बहुत संभावना होती है कि आपको भी जुकाम हो जाएगा। ऐसा हम अपने घरों में हमेशा देखते हैं, एक कोई बीमार होता है तो हर कोई बीमार हो जाता है, क्योंकि हम उससे आइसोलेट नहीं होते, उस टाइम हम एकदम अलग नहीं होते हैं। तो जब कोई चीज हम सीख लेते हैं तो उन्हें हमें अपनी डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस में लाना चाहिए। तो चूंकि जब हम लोगों ने कोविड का टाइम था, न्यू नॉर्मल कुछ रूल्स अपनाए थे, तो आप उसको जब भी बीमार हों तो अगर अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस में लाएं तो हम इन बीमारियों से, चाहे वो छोटी बीमारी हो चाहे वो कोई बड़ी बीमारी हो, हम उससे बच सकते हैं और उससे होने वाली परेशानी से भी हम बच सकते हैं। सामान्य जुकाम जो है बच्चों, वो आप देख पा रहे हैं कि 41% तो नोज के माध्यम से होता है, 41% आपका आईज के माध्यम से भी हो सकता है और 10% आपका न्यूफेरिंक्स के माध्यम से होता है। 7% इसकी फैलने की संभावना होती है कि मुंह के रास्ते से फैल जाए। सोर्स ऑफ कोल्ड वायरस डिस्पर्सन, कोल्ड वायरस डिस्पर्सन जो है वो कैसे होता है, उसमें आपका स्नीजिंग, छींकने से लगभग 63% तक ये रोग फैलता है। ठीक है, कफिंग से, खांसने से 3% तक ये रोग फैलता है। और उसके बाद जो फ्लोइंग नोज ना, नाक जो बहती रहती है जुकाम होने पर, उससे भी 34% तक ये फैल जाता है रोग। ठीक है, लक्षण क्या है इसका, नाक का जमना, आवाज का बदल जाना, नाक का जमना या बहना और गले में खराश होना। स्वर बैठना इसकी निशानी है, मतलब आवाज जो है वो दब जाती है, बैठ जाती है। और उसके बाद खांसी आना, थकान का महसूस होना, क्योंकि हमारे शरीर में जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बहुत प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो उतना अच्छी तरह से फुल ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, थकान आपको महसूस हो रही है। और ये आम तौर पर कितने टाइम में चला जाता है, ये आम तौर पर 3 से 7 दिनों तक रहता है और उसके बाद फिर ये चला जाता है। मलेरिया के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। इसमें कोई प्रश्न है तो सभी बच्चों को चैट के माध्यम से उस प्रश्न को पूछ लेना है और उसके बाद उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको किया जाएगा। अगला रोग जो है बच्चों, हेडिंग डाल लेंगे सभी बच्चे, अमीबियासिस। अमीबियासिस जिसे हम अमीबिक पेचिश भी कहते हैं। अमीबिक पेचिश जो है ये होता किस कारण से है, आपको किसी भी चीज के बारे में जब लिखना है एग्जाम में तो आपको कुछ चीजें पॉइंट आउट करके लिखनी होती हैं। जैसे अगर आपको किसी रोग के बारे में लिखना है तो आपको सबसे पहले रोगजनक का नाम यानी पैथोजन का नाम लिखना होगा। उस पैथोजन से आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है तो प्रभावित अंगों का नाम लिखना होगा। किस तरह से इस पैथोजन का प्रेषण हो रहा है उसको भी मेंशन करना होगा। और उसके बाद कौन कौन तरीके से अपना करके हम इस रोग से बच सकते हैं वो भी आपको लिखना होगा, है ना। तो जो ये अमीबियासिस है, अमीबिक पेचिश, इसका रोग जनक है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो कि एक प्रोटोजोअन परजीवी है। क्या नाम है इसका रोग जनक का, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो कि एक प्रोटोजोअन परजीवी है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा, इससे किसी भी व्यक्ति की बड़ी आंत प्रभावित होती है। इससे क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की बड़ी आंत प्रभावित होती है, जिसमें जो पचा हुआ भोजन है वो जाता है, वहां से ये प्रभावित, उसी को ये बड़ी आंत को प्रभावित करता है। प्रेषण इसका क्या है, मधुमक्खियों से फैलने की संभावना होती है। इस रोग के फैलने की संभावना जो है वो मधुमक्खियों से होती है। उसके अलावा पानी और भोजन का मल संबंधित पदार्थ से दूषित होना। ये जो बीमारी है ये फैलती है, लेकिन कैसे फैलती है उसका कारण है, अगर पानी और भोजन जो है वो संदूषित हो जाए। कैसे, मक्खियों के ही, मक्खियां उस पे भी बैठे और आके इस पे भी बैठ जाए तो क्या हो जाएगा, वो संदूषित कर देंगी। तो कंटामिनेट जब हो जाए तो उससे क्या है, उससे भी ये रोग फैल सकता है। इसका लक्षण क्या है बच्चों, लूज मोशन और पेट में दर्द।
लूज मोशन होना और पेट में दर्द होना। उसके अलावा अधिक श्लेष्मा, है ना, और रक्त के साथ मल का आना। अधिक श्लेष्मा का मतलब कि शरीर में ज्यादा म्यूकस का वो होने लगे, निर्माण होने लगे। ठीक है, तो अधिक श्लेष्मा हो जाए। और जब भी हम ऐसे समय में जब भी लूज मोशन हो तो मोशन के साथ साथ ब्लड भी आ जाता है। मोशन यानी कि मल त्याग के साथ साथ ब्लड भी साथ में आ जाता है। और वो क्यों आता होगा? क्योंकि जो पस सेल्स हैं वो जो है, ये क्यों आता होगा? क्योंकि अंदर अधिक श्लेष्मा जो जो हमारे शरीर में आंतों की रक्षा के लिए म्यूकस प्रेजेंट होता है, ये म्यूकस जब अमीबियासिस हो रहा है तो अमीबिक पेचिश में म्यूकस भी शरीर से बाहर निकल जाता है, तो छोटी आंतों में हल्का फुल्का घाव हो जाता होगा, उसके कारण से ब्लड जो है वो शरीर के बाहर मल त्याग के समय पे ब्लड साथ में आ जाता है ना। तो सभी बच्चों ने आई होप इसको नोट कर लिया होगा। जूम डायग्राम देखने पर एंटामीबा हिस्टोलिटिका का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। एस्कैरियासिस, एस्कैरियासिस क्या है? रोगजनक है इसका एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। प्रभावित अंग है इसकी मनुष्य की आंत। प्रभावित अंग क्या है? मनुष्य की आंत। ठीक है, तो एस्कैरियासिस जो फैलता है लुम्ब्रिकॉइड से, ये होता है एक निमैटोड के कारण। किसके कारण होता है? निमैटोड के कारण होता है। प्रेषण इसका क्या है? दूषित पानी, सब्जियां और फल। क्या क्या है इसका कारण? दूषित पानी, सब्जियां और फल। लक्षण इसका क्या है? आंतरिक रक्तस्राव का होना, पेशी में दर्द होना, बुखार होना, एनीमिया होना और आंतों के मार्ग की रुकावट होना, है ना। इसको थोड़ा सा प्रॉपर समझेंगे कैसे होता है। लक्षण इसका क्या है? आंतरिक रक्तस्राव यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाना। हमारे शरीर में पेशियों में ब्लड, जो मसल्स हैं हमारी, उनमें इंटरनल ब्लीडिंग होने लगना, दर्द का महसूस होना, बुखार का आ जाना और एनीमिया होना। एनीमिया का मतलब जब इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? खून की कमी होने लग जाएगी। तो एनीमिया होना और आंतों के मार्ग की रुकावट होना, यानी कि आपकी जो आंतें हैं उनके रास्ते में, है ना, क्योंकि ये क्या करते होंगे? ये अंदर अपनी संख्या को बढ़ाते भी होंगे, है ना। तो आप इनका जीवन चक्र देख रहे हैं कैसे होता है। इनका जीवन चक्र मल त्याग के समय पे मल के साथ साथ एग्स जो है वो रहते हैं, है ना। तो एग्स ऑफ पर्सनल फोल्ड्स लार्वा इनसाइड द एग्स मैच्योर विद इन 4 to 6 डेज, है ना। 4 से 6 दिन में हमारे जो पर्सनल पार्ट्स हैं उनके फोल्ड्स वगैरह में इनके लार्वा मौजूद होते हैं जो मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, मैच्योर होने के बाद क्या होता है? एग्स जो है, अगर, है ना, वो किसी भी तरह से अगर वो हमारे भोजन के रास्ते से हमारे पेट में चले जाएं, है ना, ये फैलता कैसे है? उसके सहारे मक्खियों के कारण फैल सकता है, साफ सफाई ना होने के कारण फैल सकता है, दूषित पानी हो तो फैल सकता है, सब्जियां या फल के ऊपरी सतह पर दूषण हो तो भी ये फैल सकता है। किसी भी प्रकार से अगर ये आपके मुंह के रास्ते अंदर चला गया तो वहां पे क्या होता है? वहां पे हमारी छोटी आंत में पहुंच करके क्या करते हैं? ये लार्वा जो होते हैं वो हैच कर जाते हैं, यानी कि लार्वा जो है वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रक्रिया होती है। उसके बाद ये हमारी बड़ी आंत में चले जाते हैं, है ना। और बड़ी आंत के सीकम वाले पार्ट में ये होते हैं, है ना। वहां पे फिर से फर्टिलाइजेशन करते हैं और फिर से क्या होती है? एग्स रिलीज करते हैं ये। और उसके बाद फिर से यही प्रोसेस होता है और ये चलता रहता है जीवन चक्र, और मनुष्य जो है उसमें परेशान होता रहता है ना। और जब ये यहाँ पे सीकम में होते हैं तो फिर ये माइग्रेट हो जाते हैं हमारे पर्सनल रीजन की तरफ, यानी कि हमारे जेनाइटल्स की तरफ ये माइग्रेट कर जाते हैं। और वहां से फिर क्यों? वहां पे इनको एग्स अपना प्रोड्यूस करना होता है और उसके बाद फिर से ये जीवन चक्र चलता रहता है। और इस चक्कर में क्या होता है कि जो मनुष्य है
उसकी आंत प्रभावित हो जाती है। और ये कहने में बहुत ऐसे छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाला रोग है। तो पेट में कीड़ों का पड़ जाना भी कहते हैं। ये छोटे बड़े बच्चों किसी को भी हो सकता है और बहुत ज्यादा बीमारी का, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का कारण भी ये बन सकता है। के बाद एक और रोग आपके सामने है बच्चों, जिसको हम कहते हैं फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। ये क्या है? फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कोई एक ऐसी महिला कि जिसके पैर जो है हाथी के पांव जैसे मोटे हों, है ना। तो इसका रोग जनक कौन है? बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। इसका जो रोग जनक है वो है बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड बुचेरेरिया मलाई, निमेटोडल पैरासाइट जो कहलाता है। क्या कहलाता है? निमेटोडल पैरासाइट कहलाता है। इससे प्रभावित होने वाले अंग कौन कौन से हैं? इससे प्रभावित होने वाले अंग हैं हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि हमारा लसिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स इससे प्रभावित होते हैं, यानी कि हमारे कमर से नीचे का जो हिस्सा है वो इस रोग में प्रभावित होता है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन में कि कमर से नीचे का हिस्सा हमारा जो प्रजनन अंग है वो पुरुषों और महिलाओं दोनों में, और हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि हमारा वेन्स और आर्टरीज नहीं प्रभावित होती हैं, पर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लसिका तंत्र, वो इस रोग में प्रभावित होता है। संचरण का कारण क्या है? संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये रोग फैलता है। संक्रमित फीमेल क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये रोग फैलता है। इसका लक्षण क्या है? निचले अंगों की असामान्य सूजन। ये सामान्य सूजन नहीं है, निचले अंगों की असामान्य सूजन का होना, अंडकोश में भी असामान्य सूजन का होना महिलाओं में, और लिंग यानी जेनाइटल्स की भी असामान्य सूजन का होना पुरुषों में। और उसके अलावा पैरों में बहुत ज्यादा असामान्य सूजन का होना, मतलब हाथी के जितना मोटा पांव अगर किसी मनुष्य का हो जाए तो वो असामान्य का अति असामान्य सूजन का होना, ये इस बीमारी का लक्षण है। के अलावा रिंग वर्म, दाद, जो सामान्य रोगों में बहुत आगे है, होता किस कारण से? माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन के कारण होता है और माइक्रोस्पोरम इपिडर्मोफाइटॉन के कारण होता है। माइक्रोस्पोरम के कारण होता है, ट्राइकोफाइटॉन और इपिडर्मोफाइटॉन। ये तीनों क्या हैं? फंजाई वाले जगत के प्राणी हैं, है ना। सूक्ष्मदर्शी हैं, हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। उसके लिए केवल हमें माइक्रोस्कोप की सहायता चाहिए अगर इसको देखना है। माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं ऊपर वाले डायग्राम में। इसमें होने वाले प्रभावित अंग हैं हमारी त्वचा, हमारा नाखून, त्वचा की सिलवटें, मतलब ऐसी जगहें जहां पर फोल्ड्स बनते हों, जैसे हमारी अंडर आर्म्स है, हमारी गर्दन है, हमारा कमर का हिस्सा है। इन सब जगहों पर, नाखूनों के नीचे, बालों के अंदर की तरफ, कहीं पर भी जहां पर भी थोड़ा सा, जहां पे कहीं पानी इकट्ठा हो सकता है, पैरों की उंगलियों के बीच में, ये सब जगहों पर ये असर कर सकते हैं। यहाँ इन पार्ट्स को ये प्रभावित, ऐसी जगहों को ज्यादा प्रभावित करते हैं जहाँ पे इजीली हमारा, जैसे हम नहाते हैं, पानी जहाँ इजीली नहीं जाता या जहाँ पे साफ सफाई इजीली नहीं हो पाती है, वहाँ पे इनको ग्रो करने का मौका मिल जाता है। बरसात के मौसम में ये बहुत ज्यादा तेजी से फैल सकता है। संचरण कैसे होता है? मिट्टी से, अगर आप नंगे पांव मिट्टी में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं या खेले हैं या कुछ भी कारण है, आपने घर आके पांव नहीं धुले हैं, तो ये मिट्टी से आपके पैर को संक्रमित कर सकता है। और अगर एक बार संक्रमण फैल जाए तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए टॉवल से, कपड़े से या कंघी के उपयोग करने से ये रोग जो है वो फैल सकता है। जैसे किसी को दाद हो जाए और उस व्यक्ति की टॉवल, है ना, जैसे उसकी तौलिया को इस्तेमाल कर ले कोई स्वस्थ व्यक्ति, तो उसको भी ये रोग फैल जाता है, क्योंकि वो जो फंगस है वो आपके शरीर से उस टॉवल में चला गया है। अब उस टॉवल से वो दूसरा व्यक्ति जो उसको इस्तेमाल करेगा उसके शरीर पर पहुंच जाता है, तो इस तरह से इन्फेक्शन जो है वो क्या हो जाता है?
फैल जाता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें पर्सनल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इस रोग में क्या होता है, खुजली के साथ साथ त्वचा और सर में सूखे और पपड़ीदार घावों का दिखना। इसका लक्षण क्या है, खुजली के साथ साथ त्वचा और सर में सूखे पपड़ीदार घावों का दिखना। ये जो लक्षण है ये किसका लक्षण है, ये दाद का लक्षण है ना, जिसे हम दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा अलग अलग नामों से जानते हैं। अलग अलग स्पीसीज के कारण ये अलग अलग जो है रोग होते हैं, लेकिन कमोबेश होते ये लगभग एक जैसे ही हैं। तो रिंग वर्म वाला सभी बच्चे नोट कर लेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर से रिलेटेड सभी रोग एक वन शॉट में किए, जिसमें आपको मैंने सारे रोगों के बारे में जो कॉमन जानकारी थी और जो विस्तृत जानकारी आवश्यकता थी वो सब बता दी। मलेरिया के बारे में आपको पिछले सेशंस में बताया जा चुका है। तो इस चैप्टर में अगले सेशन में हम क्या करेंगे, इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसमें इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। तो अगले सेशन तक आप वेट करेंगे। आज के सेशन में मन लगा के पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।